नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 से व्याकरण पढ़ेंगे। चैप्टर 1, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो बच्चों, हम लोग पार्ट वाइज पढ़ेंगे, एक बार में सब नहीं करेंगे। तो चलिए, भाषा आज शुरू करते हैं। भाषा से, भाषा क्या है? व्यक्ति समाज में रहता है और समाज अनेक लोगों का समूह कहलाता है। बिना एक दूसरे की मदद और सहयोग के जीवन कठिन हो जाता है। अपने समाज में रहते हुए मन के भावों और बात आदि को एक दूसरे से कहने और समझाने के लिए जिस साधन की आवश्यकता पड़ती है उसे भाषा कहा जाता है। यानी अगर हम साधारण अर्थों में देखें तो भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। यानी अगर आपको कुछ कहना है दूसरे व्यक्ति से अपनी बात, तो आपको किसी न किसी जरिए की आवश्यकता होगी, जो है भाषा। यह भाषा आप संकेत रूप में भी कर सकते हैं या फिर बोलकर भी कर सकते हैं, लिखकर भी कर सकते हैं, जिन्हें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे चित्र में दिखाया है कि एक बीमार व्यक्ति है और पास में डॉक्टर हैं। तो बीमार व्यक्ति अपनी बात डॉक्टर तक कैसे पहुँचाता है? देखो, मेरा बुखार उतर नहीं रहा है। तो डॉक्टर कहती हैं, इस बात का जवाब देती हैं वो, जो दवाइयाँ दी थी वह खाई? फिर बोलता है, बस 2 गोलियाँ खाई थी। गोलियाँ नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होगे? दवाई बदल दी है, इसे सुबह शाम खाओ। भाषा के मूल में ध्वनि होती है बच्चों, और इसका उच्चारण नाक और मुंह के माध्यम से किया जाता है। ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती हैं और इन ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। यानी जब हम बोलते हैं तो हम एक साउंड फॉर्म करते हैं, यही ध्वनि है। यानी भाषा की जो मूल इकाई यानी मौखिक जो बोलते हैं प्रथम प्राथमिक इकाई है, वह ध्वनि है, जिन्हें हम जब लिखित रूप में देखते हैं तो हमें वर्ण की जरूरत पड़ती है। और इन वर्णों के आपस में मिलने से शब्द बनते हैं, और शब्दों को जब एक सार्थक मेल में प्रयुक्त किया जाता है तो वे वाक्य बन जाते हैं, यानी सेंटेंस बन जाते हैं। तो बच्चों, चलिए भाषा की परिभाषा देखते हैं। जिस माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को समझाता है, उसे भाषा कहा जाता है। भाषा के प्रयोग के प्रकार। भाषा के प्रयोग के प्रकार मुख्यतः 2 प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला तो है बोलकर, दूसरा है लिखकर। देखिए, आप चित्र में देखिए, अगर आप बोलकर अपनी बात को व्यक्त करते हैं तो वह भाषा का कौन सा रूप कहलाता है बच्चों? मौखिक रूप। मौखिक रूप यानी बोलकर और सुनकर विचारों के आदान प्रदान को मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम बोलकर अपने भाव और विचार प्रकट करते हैं तो दूसरे उसे सुनकर समझते हैं, यही भाषा का मौखिक प्रयोग है। व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में 98% भाग का प्रयोग बोलकर ही करता है, और जो साक्षर नहीं है वहाँ वह संख्या 100% हो जाती है। भाषण देना, फोन पर बात करना, रेडियो सुनना आदि मौखिक भाषा का ही रूप है। जैसे बच्चों, मैं आप तक अपनी बात जो पहुंचा रही हूँ, इस चैप्टर की जो बातें मैं बता रही हूँ, यह भी एक मौखिक भाषा का ही जरिया है। यानी मैं लिख कर नहीं कह रही हूँ, बोल कर समझा रही हूँ आपको, जिसे आप सुन रहे हैं। दूसरा, लिखकर, लिखित भाषा। भाषा के लिखित रूप का अर्थ है कि जब श्रोता यानी जो सुनने वाला, सामने वाला होता है, सुनने वाला होता है, वह अपनी बात को उस तक पहुँचानी हो तो व्यक्ति लिखकर अपने भाव विचार दूसरों तक पहुँचाता है और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं। जैसे कि पत्र, निबंध, न्यूज़पेपर, डायलॉग राइटिंग या फिर कोई हेडिंग, पोस्टर, ये सारी चीज़ें जो आपकी लिखित भाषा के रूप में आती हैं। और साथ ही साथ बच्चों, और एक उदाहरण देती हूँ। जैसे कि आप प्रिंसिपल मैम को कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो अपनी बात आप ऐसे डायरेक्टली जाके नहीं बोल देते हैं, आप लिखित भाषा के माध्यम से उन तक पहुँचाते हैं वो बात, तो वो भी लिखित भाषा के रूप में आती है। लिखकर और पढ़कर विचारों के आदान प्रदान को लिखित भाषा कहते हैं। कुछ परिस्थितियों में ऐसा भी देखने में आया है कि मानव मौखिक और लिखित दोनों भाषा रूपों का प्रयोग नहीं करता, अपितु हाथ, मुंह और नेत्रों आदि के माध्यम से भी वह अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करता है। जैसे अंगूठे को ऊपर करना मतलब जीत हासिल करने का भाव दिखाना। लेकिन जैसे देखो चित्र में, ये बच्चा अपने थंब को कैसे ऊपर किया हुआ है, जीभ दिखाना मतलब किसी को चिढ़ाना।
नाक मुंह सिकोड़ना, पसंद न आना। महत्वपूर्ण बात यह है कि सांकेतिक भाषा के माध्यम से मन के भाव व्यक्त होते हैं। यानी जब आप अपनी भाव भंगिमा, अपने हाथ मुंह नाक से जब आप एक्टिंग करके दिखाते हो, तो ये क्या होता है कि आपके अंदर कौन सी फीलिंग्स चल रही है वो बात समझाने के लिए होती, ना कि भाषा। तो जो बहुत संक्षिप्तीकरण शॉर्ट रूप में हम देखते हैं इसे। सामने वाले भी इन्हें देखकर सहज ही समझ लेते हैं कि एक शब्द चित्र ग्रहण कर लेता है। व्याकरण में इसका अध्ययन नहीं किया जाता। बच्चों, ये पढ़ने के लिए और व्याकरण आपकी ग्रामर बुक में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप इन सब इशारों में बात करें और ये भाषा के प्रारूप में आते हैं, नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत शॉर्ट में अगर कोई चीज़ समझाना चाहते हैं, अगर हमारे पास व्यक्ति है, हमारे सामने वाले व्यक्ति को, तो कभी कभी हम इशारों में या फिर हाथ मुंह टेढ़ा करने से भी समझ में आ जाता है। तो ये अलग बात है, लेकिन आपके ग्रामर में नहीं है ये। भाषा के विविध रूप। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, भाषा के विविध रूप में क्या क्या है। देखिए, आजकल भाषा जो है भारत तथा विदेशों में हिंदी से जिस भाषा का बोध होता है उसके भारत में कई रूप प्रचलित हैं, जिन्हें सुविधा के लिए हम 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला देखिए, व्यवहारिक अथवा संपर्क की भाषा। जब हम संपर्क के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं तब क्या होता है, भारत के जनसाधारण अर्थात विभिन्न भाषा भाषियों के व्यवहार की भाषा संपर्क भाषा कहलाती। ये संपर्क की भाषा क्या है बच्चों, कम्युनिकेशन की भाषा, जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा भारतवासियों यानी 80 या 70% बोल सकते हैं जहाँ पर लोग हिंदी भाषा भाषी हैं, जो आपस में अपनी बातों को कहकर संपर्क में बातें करते हैं या संपर्क भाषा बनाते हैं। क्योंकि इसका प्रयोग सिनेमा, रेडियो, कारखानों, सरकारी कार्यालयों आदि में होता है। यह भाषा आपसी वार्तालाप, पत्र व्यवहार आदि में अधिक काम आती है, जिसमें स्थानीय प्रभाव के कारण लोक प्रचलित शब्दों का समावेश हो जाता है। जैसे जैसे यानी स्टेट चेंज होगा, वैसे वैसे वहाँ पे जो शब्द प्रचलित हैं, इन शब्दों का भी प्रयोग होता रहेगा। तो यह देश के प्रत्येक कोने में समझी और बोली जाती है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी किसी वर्ग विशेष की भाषा नहीं है और न ही इसका क्षेत्र छोटा है, क्योंकि इसका प्रयोग पूरे भारत में किया जाता है। दूसरे में आते हैं बच्चों मानक हिंदी भाषा। मानक हिंदी भाषा जैसे ये आपकी ग्रामर बुक की भाषा या हिंदी टेक्स्ट की जो भाषा है वह मानक भाषा में आती है, यानी जो श्रेष्ठ लोग, पढ़े लिखे लोगों या श्रेष्ठ लोग द्वारा बनी भाषा या जिन भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी जब आप पढ़ते हैं बुक में जो भाषा है वह आपस में जो आप कॉमन भाषा प्रयोग करते हैं, क्या वैसी होती है, खड़ी बोली के जैसी होती है? नहीं, यानी वह भाषा मानक हिंदी भाषा में आती है, जिसमें शुद्ध ग्रामर का प्रयोग किया हुआ है, शुद्ध कारक चिन्हों का प्रयोग किया हुआ है। तो ये भाषा मानक भाषा में कहलाती है। लेकिन जबकि हम आपस में आम बोलचाल की भाषा में हम कई बार बहुत सारी गलतियां भी कर देते हैं, तो वो भाषा यानी वो बोली मानक भाषा के रूप में नहीं आती। भारत विविधता से भरा देश है, जहाँ लगभग 300 सक्रिय भाषाएं, उपभाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। कहा जाता है 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। ऐसी बातें हैं कि जैसे जैसे आप स्टेट चेंज करते हो, गांव पे एक गांव के बाद दूसरे गांव पे जाते हैं, तीसरे गांव पे जाते हैं, तो वहाँ पे भाषाओं में भी परिवर्तन होते हैं। यानी पानी का टेस्ट जैसे बदलता रहता है, वैसे भाषाएं भी बदलती रहती है। इस बात हम सभी जानते हैं। यही कारण है कि क्षेत्रीय, स्थानीय, राजकीय, प्रांतीय प्रभाव बोली और भाषा के लिखित रूप पर भी पड़ता है। नवीन प्रयोगों, भाषा के निरंतर प्रसार, औद्योगिकीकरण, वैश्वीकरण के कारण लिपि और वर्तनी के अनेक रूप प्रचलित हो जाते हैं। अनेक प्रचलित रूपों के स्थान पर एक ही रूप का निर्धारण कर लेना भाषा या वर्तनी का मानक रूप कहलाता है। अंग्रेजी में इसे स्टैंडर्ड हिंदी कहा जा सकता है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद ही इस पर विचार करना प्रारंभ कर दिया था। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी मानकीकरण की ओर तेजी से कदम बढ़ाते हुए अनेक श्रुतियाँ दी हैं। जैसे हड्डियाँ, पहले देखिए हड्डियाँ हम ऐसे लिखते थे और उसके बाद देखिए हड्डियाँ, तो ये गलत नहीं है, ये सब चेंज हुए, अलग अलग तरीके से बदल रहे हैं व्याकरण में। चिन्ह, आप ऐसे भी चिन्ह लिख सकते हैं, ये भी सही होगा। दीजिए, दीजिए, ख को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, छ को क्ष भी लिख सकते हैं आदि। इससे हिंदी भाषा एवं लिपि को मानकीकृत
करने में बहुत मदद मिली। इससे क्या है बच्चों की, कई बार जब लिपि यानी कौन से स्क्रिप्ट में आप लिखते हैं, जैसे हिंदी देवनागरी लिपि है हिंदी की, तो बहुत मदद मिली इस चलन से। आज देश भर में भाषा का यही रूप प्रचलित हो रहा है। नंबर ग, मातृभाषा, मदर टंग। मातृ अर्थात माँ, भाषा अर्थात बोली, यानी पूर्ण अर्थ इसका यह हुआ कि माँ के द्वारा बोली गई, माँ अथवा परिवार से ग्रहण की गई भाषा ही मातृभाषा है। जैसे बांग्ला भाषी परिवार की मातृभाषा बांग्ला और तमिल भाषी परिवार की मातृभाषा तमिल होती है। तो बालक मातृभाषा के माध्यम से ही रीति रिवाजों, परंपराओं और आदर्शों, जीवन मूल्यों को सीखता है। यानी जो आप अपनी लाइफ स्किल सीखते हैं या बचपन में जो छोटेपन में आप जो भी सब कुछ सीखते हैं वो अपनी मदर टंग में सीखते हैं, यानी आपकी पहली शिक्षा मातृभाषा में होती है। मातृभाषा के माध्यम से ही आप अन्य भाषाओं को सीखते हैं। नंबर घ, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा अर्थात शासन की भाषा, सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। तो संविधान में 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को केंद्र की राजभाषा का दर्जा दिया गया। बच्चों ये अंडरलाइन या मार्क कर लीजिए या कहीं लिख लीजिएगा। जिन प्रांतों में हिंदी नहीं समझी जाती वहाँ हिंदी के पत्रों के साथ अंग्रेजी में उनका अनुवाद भेजा जाता है। जैसे कई ऐसे क्षेत्र हैं या राज्य हैं जहाँ पर हिंदी ज़्यादातर लोगों द्वारा प्रयोग नहीं की जाती या ज़्यादातर लोग हिंदी नहीं समझते, तो वहाँ पर एक सेकेंड लैंग्वेज में यानी उन पत्रों को अनुवाद किया जाता है अंग्रेजी भाषा में, ताकि जो बातें हैं सरकारी कामकाज की उन तक पहुँचे। हिंदी में ही दिया जाता है लेकिन ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करते हैं दूसरी भाषा में। नंबर अंग, राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग राष्ट्र के अधिकांश लोग करते हैं, अर्थात एक ऐसी भाषा जो पूरे देश में मान्य हो। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो हिंदी का प्रचलन उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक तथा पूर्व से पश्चिम तक है। निसंदेह यह कहा जा सकता है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। तो बच्चों चलिए अब देखते हैं संविधान द्वारा मानित भाषाएं, यानी हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में उपरोक्त 22 भाषाओं को स्वीकार किया गया। तो ये बच्चों आज यहीं तक हम करते हैं। आप इन्हें बहुत अच्छे से जो मैं PDF फाइल में दे रही हूँ ये एक बार और ढंग से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक, बोली। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।